द ग्रेट हिमालयाज। दोस्तों, इन शब्दों को सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहली इमेज जो बनती होगी वो कुछ इस तरह दिखती होगी। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बर्फ और इन्हीं पहाड़ों के बीच से निकलती हुई सड़क। इस अद्भुत और भव्य दृश्य की कल्पना मात्र से ही दिल खुश हो जाता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस मनोहर और भव्य दृश्य को अपनी आंखों से देख चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें किन्हीं कारणोंवश अभी तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं तो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की, जिनकी कई चोटियों की ऊंचाई तो बादलों से भी परे है, इनकी फोटो या वीडियो तो जरूर से देखी होगी। वर्टिकली देखा जाए तो द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंजेस इज माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर है। मतलब लिटरली, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक 9 किलोमीटर ऊंचा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि इतने मैसिव स्ट्रक्चर्स आखिरकार बने कैसे होंगे, हिमालयाज आखिरकार एग्जिस्टेंस में कैसे आया होगा? और आप जानते हैं कि हिमालयाज इंडिया के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालयाज इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कैसे? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं हिमालयाज को गहराई से, इनकी फॉर्मेशन से लेकर इनसे जुड़ी थ्योरी तक और इनके फीचर से लेकर इनकी इम्पोर्टेंस तक, सब कुछ। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आज का वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है आपको तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाना। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, बस लाइक करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि आखिरकार एक माउंटेन फॉर्म कैसे होता है। तो अर्थ क्रस्ट का जो निचला भाग होता है उसे हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जो कि पार्शियल मोल्टेन फॉर्म में होती है। मतलब कि ना पूरी तरीके से लिक्विड होती है और ना ही ये पूरी तरीके से सॉलिड होती है, एक सेमी सॉलिड स्टेट कह सकते हैं हम लोग। और ये लेयर एक ट्रांजिशनल जोन की तरह काम करती है, जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ के रॉक्स मेल्ट करके मैग्मा फॉर्मेशन करना चालू कर देते हैं। अब क्योंकि ये एस्थेनोस्फेयर पार्शियली मोल्टेन फॉर्म में होती है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी काफ़ी राइज कर जाती है और इसीलिए जो पूरी अर्थ क्रस्ट है वो इसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। और इस पूरे क्रस्ट की मूवमेंट को ही हम लोग प्लेट मूवमेंट कहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हमें कुछ यही बताती है। अब ये जो पूरी क्रस्ट है ये छोटे छोटे स्लैब से मिलकर बनी रहती है, जो कि फ्लोट करते रहते हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। अब क्योंकि ये स्लैब्स मूव करते हैं तो यहाँ पर 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली तो अगर कोई 2 स्लैब्स आपस में आमने सामने टकरा जाएं, यानी कि कन्वर्ज कर जाएं, तो यहाँ पर कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री की सिचुएशन बनती है। और दूसरी सिचुएशन कि अगर कोई प्लेट या फिर कोई स्लैब टूटकर अलग हो रहा है, मतलब सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री की कंडीशन बनती है। और तीसरी कंडीशन, अगर कोई 2 स्लैब्स आपस में टकराते हुए पैरेलली एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट बाउंड्री की सिचुएशन बनती है। लेकिन पहले 2 केसेस में ही माउंटेन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। पहला तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। अब इसके भी 3 कंडीशंस होती हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस इतना समझ लीजिए कि जब 2 प्लेट्स आपस में आमने सामने टकराती हैं तो हैवी प्लेट जो होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे सबडक्ट करती है और जो लाइट वेट प्लेट होती है वो अपराइज करती है। अक्सर ओशियानिक क्रस्ट ज़्यादा हैवी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट हैवी रॉक्स जैसे कि बसाल्ट रॉक से मिलकर बनी रहती है। वहीं पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट वेट मिनरल्स जैसे कि क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर से मिलकर बनी रहती है। और जब हैवियर प्लेट नीचे सबडक्ट करती है और लाइटर प्लेट राइज करती है तो लाइटर प्लेट में लग रहे टेंशनल फोर्सेस के कारण ये प्लेट फोल्ड होना चालू कर देती है और यहीं से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा केस यहाँ पर आता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का, जिसमें माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें जब कोई एक प्लेट फॉल्ट के कारण 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूटती है तो यहाँ से लावा फॉर्म होता है और ये लावा बाहर आने के बाद कूल डाउन होकर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ओशियंस के अंदर ये एक रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर हिमालयन फॉर्मेशन में जो मेन रोल है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का है। हिमालयाज 2 प्लेट के कन्वर्ज होने के कारण बना हुआ है।
पहली प्लेट तो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें अपना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ आते हैं। और दूसरी प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, जिसमें मिडिल और नॉर्थ एशिया के कंट्रीज़ और इसके साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ आते थे। अब जब कोलिजन हो रहा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक बड़ा सा सी था जिसका नाम था टेथिस सी। अब क्योंकि टेथिस सी की क्रस्ट हैवी होती है, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया, तो ये सबडक्ट करने लगती है यूरेशियन प्लेट्स के नीचे, और इसी के साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी सबडक्ट करने लगती है यूरेशियन प्लेट के नीचे, और इसी के रिजल्ट के तौर पर हिमालयाज़ का जन्म होता है। अब यहाँ पर दोनों प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और इसीलिए ये लाइट वेट प्लेट्स हैं। अब क्योंकि दोनों ही लाइट वेटेड प्लेट्स हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे तो जाने लगी, लेकिन कंप्लीटली सबडक्ट नहीं कर रही थी। मतलब कि यहाँ पर नीचे की क्रस्ट टूटकर मैग्मा नहीं बन रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटकर मैग्मा का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, इसीलिए दोनों प्लेट्स मिलकर और मोटी होती जा रही हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टल डबलिंग कहते हैं। और इवन आज भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और नीचे जाती जा रही है यूरेशियन प्लेट के, जिसकी वजह से हर साल हिमालयाज़ की ऊंचाई और भी बढ़ती जा रही है। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर साल हिमालयाज़ की ऊंचाई लगभग 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाती है मेन सी लेवल से। अब ये तो हमने बात कर ली हिमालयाज़ के पास्ट के बारे में कि आखिर इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और अब आते हैं इनकी प्रेजेंट सिचुएशन में, इनके स्ट्रक्चर्स और फीचर्स देखते हैं। तो जब कोलिजन हो रहा था इन दोनों प्लेट्स का, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले वेस्ट की तरफ से कोलाइड करती है यूरेशियन प्लेट के साथ, और इसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ईस्टवर्ड कोलाइड करती है। अब क्योंकि यहाँ पर पहला कोलिजन जो हुआ था वो वेस्ट की तरफ से हुआ था, इसीलिए यहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा लगता है, और इसीलिए हिमालयाज़ ज़्यादा ब्रॉडर और हाइयर हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब बात करें अगर स्ट्रक्चर की, तो ये पूरा नॉर्दर्न माउंटेनियस सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला ट्रांस हिमालयाज़, दूसरा हिमालयाज़ जिसमें मेन पार्ट आता है, और तीसरा जो है वो है पूर्वांचल हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ के अंदर भी कई डिवीजन्स हैं, जैसे कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज एक्सेट्रा। अब अगर मेन हिमालयाज़ में आए तो ये वर्टिकली 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली लेयर जो कि सबसे नॉर्थ में है वो है हिमाद्री, जिसे ग्रेटर हिमालयाज़ भी कहते हैं। दूसरी लेयर जो कि मिडिल में है उसे कहते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज़, और तीसरी लेयर जो कि सबसे साउथ में है इन्हें कहते हैं शिवालिक्स या फिर आउटर हिमालयाज़। बात करें अगर ग्रेटर हिमालयाज़ की, तो ये सबसे कंटिन्यूअस और सबसे लॉफ्टीएस्ट रेंज है, मतलब कि यहाँ पर हिमालयाज़ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, और इस रेंज की एवरेज ऊंचाई है 6100 मीटर यानी कि 6.1 किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन देखा जाए तो ये हिमाद्री रेंज लगभग 2300 किलोमीटर एक्सपैंड होती है वेस्ट टू ईस्ट, और अगर इसकी नॉर्थ से साउथ तक विड्थ देखा जाए तो ये 190 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक चौड़ी है। वर्ल्ड की लॉफ्टीएस्ट पीक जैसे कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है, नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, और भी कई सारी ऊंची ऊंची पीक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अब बात करें अगर लेसर हिमालयाज़ की, या फिर जिसे हम लोग हिमाचल भी कहते हैं, तो इनकी एवरेज हाइट लगभग 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स तक है, और अगर इनकी विड्थ देखा जाए तो ये 60 to 80 किलोमीटर्स हैं विड्थ में, और इनकी वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट है लगभग 2500 किलोमीटर। पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज और मसूरी रेंज इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। अब अगर बात करें शिवालिक्स की, तो ये सबसे कम एलिवेशन वाली रेंज है, मगर फिर भी यहाँ के माउंटेन्स की एवरेज हाइट है 1500 से लेकर 2000 मीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो रिलेटिवली कम है। और अगर विड्थ की बात करें तो ये 10 से लेकर 50 किलोमीटर चौड़े हैं। शिवालिक हिल्स, जम्मू हिल्स, दुधवा हिल्स, चूरिया हिल्स जैसी और भी कई सारी हिल्स इस रेंज की इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ माउंटेनियस रीजन का एक और सब डिवीज़न है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स इंडिया का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, और ये रेंज इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की तरह भी काम करती है। ऐसा माना जाता है कि ये रेंज हिमालयाज़ की ही एक एक्सटेंशन है। पटकाई हिल्स, बरेल रेंज, नागा हिल्स और लुशाई हिल्स कुछ मेजर रेंजेस हैं पूर्वांचल हिल्स की। अब ओवरऑल अगर हिमालयाज़ को देखा जाए तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स को मिला करके इसकी विड्थ लगभग
350 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक वेरी करती है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि हिमालयाज वेस्ट में ज़्यादा चौड़े हैं ईस्ट के कंपैरिजन में। अब ये तो सारे फैक्ट्स हो गए इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब आप एक बार को सोचिए कि अगर हिमालयाज का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता तो क्या होता, या फिर हिमालयाज आज अपनी जगह पर ना होते तो क्या होता। आप में से कई लोग सोचेंगे कि हिमालयाज के होने ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भाई रुको, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहला पॉइंट, हिमालयाज एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, मतलब कि एक डिफेंस के तौर पर काम करते हैं चाइना और इंडिया के बीच में। तो अगर ये ना होते तो आप लोग तो जानते ही हैं कि चाइना वाले कितने शरीफ हैं। खैर, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब जो मानसून विंड्स अरेबियन सी की तरफ से और बे ऑफ बंगाल की तरफ से आती हैं, उन्हें ये हिमालयाज ऑब्स्ट्रक्ट करके सारी रेन इधर ही करवा लेते हैं इंडिया की तरफ और चाइना की तरफ, इसीलिए मानसून विंड्स नहीं जा पाती। सिमिलरली विंटर्स में जो रशिया से कोल्ड पोलर विंड्स आती हैं चाइना की तरफ, उन्हें हिमालयाज चाइना में ही रोक के रख देता है, इस पार इंडिया में आने ही नहीं देता। और इसीलिए जहां इस तरफ विंटर्स में टेम्परेचर मॉडरेट होता है तो वहीं दूसरी साइड -10 डिग्री के भी पार चला जाता है। मतलब अगर हिमालयाज ना होते तो पूरे नॉर्थ इंडिया में विंटर्स में बर्फ ही बर्फ दिखाई देती। तीसरा पॉइंट, हिमालयाज ही सोर्स हैं हमारे यहाँ की पेरिनियल रिवर सिस्टम्स का, यानी कि अगर हिमालयाज आज अपनी जगह नहीं होते तो गंगा, यमुना, इंडस, सतलज जैसी कई और बड़ी बड़ी रिवर्स भी नहीं होती और पूरे नॉर्थ इंडिया को बहुत बड़ी पानी की कमी झेलनी पड़ती। और इसके अलावा इन्हीं हिमालयाज की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आज वर्ल्ड के मोस्ट फर्टाइल और पॉपुलस रीजन में से आते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हिमालयाज की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, तो मैं बता दूं कि जब कोई माउंटेन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के थ्रू बनता है तो प्लेट सबडक्शन के कारण माउंटेन के फुट हिल्स पर एक ट्रेंच यानी कि गड्ढा टाइप का बन जाता है। और हिमालयाज के फॉर्मेशन के समय भी ये ट्रेंच बना था। बट जो हिमालयन रिवर्स हैं वो माउंटेन से फर्टाइल सॉइल, सिल्ट और क्ले ला लाकर इस ट्रेंच में भरती गई और आज ये एक प्लेन बन गया है जिसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। इसके अलावा हिमालयन रिवर्स में हम लोग डैम बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और देखा जाए तो हिमालयन सिस्टम एक काफ़ी डाइवर्स सिस्टम है जिसमें हमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टुंड्रा, मतलब कि सभी टाइप के क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है और इसके साथ साथ रेनफॉल भी डिक्रीज करती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा हिमालयाज से हमें कई मेडिसिनल प्लांट्स और जड़ी बूटियां भी मिलती हैं और साथ ही में हिमालयाज एक टूरिज्म हब भी है जहां पर रिलीजियस टूरिज्म, नॉर्मल टूरिज्म और यहां तक कि एडवेंचरिंग टूरिज्म भी होता है। इसका मतलब ये इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। और इसके अलावा हिमालयन रेंजेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल रिजर्व्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मिनरल रिजर्व्स का एक्सट्रैक्शन अभी हमारे लिए इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली लेस फीजिबल है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों हिमालयाज को भारत के लिए एक वरदान माना जाता है और अगर ये ना होते तो हमारा क्या होता। अब दोस्तों, ये तो हमने स्पेसिफिकली हिमालयन माउंटेन रेंजेस की बात कर ली। वर्ल्ड में जितने भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं जैसे कि एंडीज, रॉकीज, एप्लेशियंस, यूराल्स, ये सभी फोल्ड माउंटेन्स के ही पार्ट्स हैं। मतलब कि ये सभी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का ही रिजल्ट हैं। इनकी फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स सभी कुछ लगभग सेम हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हमने हिमालयाज के साथ साथ इन सभी माउंटेन्स का कंसेप्ट भी समझ लिया है। अब फ्रेंड्स, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना कि आज जो ये हमने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में जाना है तो इनके भी 2 टाइप्स होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। लिखिए अपना जवाब कमेंट्स में और वीडियो पसंद आई हो अगर तो वीडियो को एक लाइक करें और मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।